जय हिंद। सीजीपीएससी का सिलेबस सेशन चल रहा है हमारा और इसका आज 5th पेपर हमको करना है जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ नंबर 3। और इसमें हमको इंडिया एंड सीजी का इकोनॉमी और इंडिया का ज्योग्राफी और सीजी का ज्योग्राफी पढ़ना है। जैसा कि हम हर सिलेबस को, हर क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में बांटते हैं, भाग 1, 2 और 3। हर भाग का कुछ ना कुछ नाम होता है। पहला का नाम है हमारा भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। दूसरा भाग का नाम है भारत का भूगोल और तीसरे भाग का नाम है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो भारत के भूगोल को उतना वेटेज नहीं मिला है क्योंकि जो भाग 2 में जाता है वो 50 मार्क्स का होता है और जो भाग 1 एवं भाग 3 में होता है वो 75 मार्क्स का होता है। तो भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, यहाँ से हमारे जो 2 अंक के 8 प्रश्न आएंगे, जबकि भाग 2 से 6 प्रश्न। ये प्रोसेस जो हमारा पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 में भी किए थे, पेपर नंबर 5 में कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेशन में आ रहे होंगे। आपको याद भी हो गया होगा कि 2 नंबर का पहला भाग से 8, दूसरा भाग से 6 और तीसरा भाग से 8 आता है। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या 22 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 4 अंक के प्रश्नों की संख्या भाग 1 में कितनी होगी? 5 होगी। तो भाग 3 में भी 5 होगी और भाग 2 में कितना होगा? 3 होगा। तो कितना हुआ? 13। तो 13 चौक कितना होता है? 52 नंबर के मार्क्स यहाँ से। अब आती है बात 8 नंबर की। तो 8 नंबर के पहले भाग से 3 क्वेश्चन, तो तीसरे भाग से भी 3 क्वेश्चन, तो दूसरे भाग से 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो 8 ही 64, सबसे बड़ा वेटेज इसी को मिलता है। 10 अंक के प्रश्न केवल भाग 2 से आएंगे, अर्थात भारत के भूगोल से आएंगे, यहाँ पर विकल्प रहेगा। और 15 अंक के जो प्रश्न हैं, भाग 1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और हमारा भाग 3 छत्तीसगढ़ का भूगोल से आएगा। इस प्रकार 15 अंक के जो प्रश्न हैं केवल भाग 1 एवं 3 में होगा और इसमें भी विकल्प होगा। इस प्रकार भाग 1 एवं 3 में हमारा 17 प्रश्न, जबकि भाग 2 में हमारा 12 प्रश्न। इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या 46 हो जाएगी और हमारा जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। ये तो समझ आ गया होगा क्योंकि सेम पैटर्न में हम ढल रहे हैं और आपको पैटर्न में ही ढालना है, इसलिए हम हर पेपर को धीरे धीरे आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। हम यही चाहते हैं, हमारा मकसद कि आप ऑटोमेशन में आ जाओ, बार बार आपको पूछना मत पड़े, सिलेबस पूरा मनोमस्तिष्क में बस जानी चाहिए। इसलिए हम सारे क्वेश्चन पेपर के सिलेबस का अलग अलग सीरीज बनाए हैं। इसके बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोग हड़बड़ाओ मत अभी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जो भारत की एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है वो भाग 1 है और यहाँ से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस सिलेबस को आयोग जो दिया है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं। तो इसको हम 2 सेक्शन में बांटेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मैंने इसको कुछ सेक्शन में, कुछ टॉपिक या यूनिट में बांटा है। तो पहले यूनिट का नाम मैं रखा हूँ राष्ट्रीय आय की अवधारणा और इसके अंतर्गत हमें पूरा जीडीपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन है जीडीपी और कार्यशक्ति में, कार्यबल में, है ना, जो 1950 से लेकर के 2026 तक का हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में जीडीपी में चेंजेस आया है और वही कार्यबल में उसमें कितने % लोग जो रोजगार होते हैं वो उसमें क्या ट्रेंड है, घटा है, बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। इसे कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। उसके बाद है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन। ये आपके लोक प्रशासन का भी है ना। राज्य बनाम बाजार की भूमिका, लोक प्रशासन के नए आयाम, यहीं से जुड़ता है ये। तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में क्या परिवर्तन आया है? नवीनतम योजनाओं की कुल योजनागत व्यय में इनका जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र है उसका कितना हिस्सा है। तो ये इस टाइप की जो सिलेबस है आपको आसानी से नहीं मिलता है बुक में, लेकिन हम देंगे आपको। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स करके मैं निर्धनता एवं बेरोजगारी को यहीं रखा हूँ। यहाँ से हम इसकी समस्याएं, माप और दूर करने के सरकार की जो स्ट्रेटेजी है, उपाय है, उनको हमको यहाँ करना है। जब समस्याएं हैं तो सुधार तो करना ही होगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करके हम नाम दिए हैं सेक्शन का और यहाँ से हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार, भारतीय बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संसाधनों के स्वरूप, 1990 के दशक में क्या सुधार आया, और रिजर्व बैंक के साख का नियमन जिसके अंतर्गत हमको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है। उसके बाद लोक वित्त जिसके अंतर्गत हम सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फिस्कल डेफिसिट,
ठीक, इसके अंतर्गत सभी संरचना है, प्राथमिक घाटा है, राजस्व घाटा है, बजटीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है, सभी चीज आ जाते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमी का पार्ट है, काफी छोटा सा पार्ट है। मीन्स इसका 5 गुना है, जबकि सॉरी मेंस इसका सॉरी प्रीलिम्स इसका 5 गुना है और मेंस काफी छोटा है। तो प्री हार्ड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंस सरल है। ठीक है, तो काफी छोटा सा सिलेबस। और अगर हम प्रीलिम्स में पढ़ लिए, ठीक है, मेंस में आपको पेपर 5 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रीलिम्स इतना कर लो ना कि आपको ना मेंस के लिए पेपर 5 मत देखना पड़े, पेपर 4 ना देखना पड़े, पेपर 3 भी देखना मत पड़े। पेपर 3 का सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमको अलग से करना है, पेपर 6 में भी हमको फिलॉसफी बस अलग करना है, और पेपर 7 भी इवन इसकी भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक कॉमन पर्सन के लिए जानना बहुत जरूरी है यार। ठीक है, क्योंकि ना आप सिविलाइज्ड होते हो, पता है, इस तरह के सिलेबस से। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है। और उसमें जो योजनाएं वाला जो सेक्शन है ना, जैसे यार आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और उस फील्ड में आप जा ही रहे हैं पब्लिक सर्वेंट में, तो भाई नॉलेज तो होना चाहिए। तो सिंपल सा चीज़ है, वो सब सिलेबस में ही। योजनाएं वाला सेक्शन तो आप प्रीलिम्स में ही करते हो। तो अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, तो वो भी जो आपका है प्रीलिम्स में कुछ सेक्शन उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मैं इस तरह से बांटा हूँ, देखो। पहला इसका जो यूनिट है उसको मैं नाम दिया हूँ सामाजिक न्याय करके। और यहाँ पर हमारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का हमको सोशल बैकवर्डनेस, सोशल पिछड़ापन हमको पढ़ना है। साक्षरता एवं व्यवसायिक संरचना हमें पढ़नी है। आय एवं रोजगार के क्षेत्रीय वितरण में क्या परिवर्तन आया है। आय जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में, जीडीपी में, है ना। रोजगार के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, क्या ट्रेंड रहा है। और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को पढ़ना है। तो अभी तो महिला आरक्षण जो चल रहा है संसद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हो गया हमारा बाल श्रम समस्या। इस साल ना सीजीपीएससी 2025 चल रहा है भाई, उसका मेंस होगा मई में। तो महिला आरक्षण के ऊपर जो बिल पारित होने वाला है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। राज्य की वित्त एवं बजटीय नीति, तो कर संरचना, इसके अंतर्गत पहला जो है हमारा कर संरचना। ठीक है, केंद्रीय कर में राज्य की क्या हिस्सेदारी है। व्यय संरचना, चाहे राजस्व हो चाहे पूंजीगत खाता का हो। और सार्वजनिक ऋण, इस चीज को हमको पढ़ना है। देखो यहाँ पर व्यय संरचना तो है, पर आय संरचना नहीं है, बल्कि आय संरचना की जगह वो लिखा है कर संरचना। ठीक है, आय संरचना लिखना है तो कर संरचना और गैर कर संरचना दोनों ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सिलेबस ने आपको स्पष्ट रूप से केवल और केवल कर संरचना लिख के दिया है। इसके बाद आता है रूरल, ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और ग्रामीण साख क्रेडिट है ना, और कोऑपरेटिव सहकारिता। तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत बहुत सरल है। सहकारिता की संरचना बहुत सरल है। हमारे राज्य में क्या इसकी वृद्धि हुई है, कुल साख में उनके क्या हिस्से रहे हैं, सफिशिएंसी और क्या प्रॉब्लम है इस सेक्टर का, तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, ये पूरा प्रीलिम्स में इतने अच्छे से कर लो कि आप लोगों को मेंस में इसको देखना ही ना पड़े। ठीक है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी। अगर इसका रिवीजन करोगे ना हम पढ़ाने के बाद, तो मुश्किल से आधे घंटे का खेल है ये। ठीक है, बहुत इजी सेक्शन है। अगला है हमारा भारत का भूगोल, और इसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। एकदम सेम पैटर्न में सिलेबस रहेगा, देखना। जैसे कि मैं इसमें विषय वस्तु में पहला यूनिट को नाम दिया हूँ भौतिक स्वरूप, है ना। तो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमें स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, जिसके अंतर्गत भारत का फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट, मिट्टी संसाधन, अपवाह तंत्र, मैं इतने पार्टों को रखा हूँ। और इसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, इसमें मैंने रखा है वन एवं वनस्पति को, जिसके अंतर्गत वनस्पति और वनों का महत्व, भारतीय वन नीति और वन संरक्षण या उनकी योजनाओं को हमें पढ़ना है। इसके बाद देखो खनिज संसाधन, जिसके अंतर्गत खनिजों के भंडारण, वितरण, उत्पादन और महत्व, ये 4 कंटेंट को हमको रेडी करना है। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत परंपरागत स्रोत है हमारा, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तापी एवं परमाणु विद्युत शक्ति और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये 3 चीज है हमारे सिलेबस में। और चौथा सेक्शन देखेंगे तो इसका नाम हो जाता है एग्रीकल्चर। और इस सिलेबस में क्या है देखो,
तो भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं कृषिगत उत्पाद की संरचना, ठीक है। इसके उत्पाद की संरचना का मतलब होता है जो हमारे फूड क्रॉप्स है, दलहन है, तिलहन है, गन्ना है, ठीक है, उसका पिछला जो कृषि वर्ष में उसका कितना उत्पादन रहा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना रहा, ये सारा चीज इसमें पूछा जा सकता है। एक पेज का नोट्स है, बहुत फैक्चुअल है, डाटा बेस्ड है। कृषिगत फसलें में हमको खाद्यान्न, दाल, तिलहन, अन्य फसलें उत्पादन और उसका वितरण करना है। सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना करना है, सिंचाई के साधन और उसका महत्व करना है। कृषि का आधुनिकीकरण, उनकी समस्याएं, नियोजन, और यहाँ पर देखो 3 क्रांति मेंशन किया है तो 3 ही पढ़ना है, एक हरित, दूसरा श्वेत और तीसरा मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति, ठीक है। इसके बाद 6वां यूनिट का नाम है उद्योग, जिसके अंतर्गत भारत में किस प्रकार उद्योगों का विकास हुआ, तो ये हमारे हिस्ट्री से भी जुड़ता है, इकोनॉमिक सेक्शन में भी प्रीलिम्स में हम पढ़ेंगे, और उसकी संरचनाएं हैं, ठीक है, ये हमको करना है। क्लियर। बड़े उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र के उद्योग भी होते हैं, एमएसएमई वगैरह सारा चीज करना है। और जो उद्योग हैं वो उसके रॉ मटेरियल्स अर्थात कृषि पर आधारित है कि वन पर आधारित है कि खनिज पर आधारित, तो 3 प्रकार के उद्योगों से आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 7वां यूनिट का नाम है जनगणना एवं जनांकीकी विशेषताएं, ठीक है। अब तो आप जो हमारी जनगणना की रिपोर्ट है, ठीक है, मकान सूचीकरण से संबंधित तो अभी होने वाला है मई में, तो मान के चलो प्रीलिम्स में यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2027वीं कौन से नंबर की जनगणना है, इसके महायुक्त कौन है, इसके शुभंकर क्या है, दुनियादारी से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फरवरी 2027 में जनगणना होगी, उसके बाद हमारा रिपोर्ट आ जाएगा। मान के चलो कि आप जो 2026 की तैयारी करोगे उसमें तो सेंसस से ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2027 की जब तैयारी करोगे ना तो डाटा की भरमार हो जाएगी, समझ गए, खूब डाटा आ जा रहेगा। इस बार तो हद से ज़्यादा, मतलब हद सेंसस करा रहे हैं, आप तो देख रहे हो, तो इतने ज़्यादा डाटा हो जाएंगे, तो हमारा ये तो रहता है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा भी कई अलग अलग टाइप के हमारा डाटा यहाँ से पूछने वाला है। तो 2027 की जनगणना, ठीक, न्यूज़पेपर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो आखिरी में जब तैयारी करेंगे तो बड़ा हमको दिक्कत महसूस हो जाएगा, इसलिए ना आप लोग शुरू से इस पे न्यूज़पेपर में ध्यान देते रहिए, माँ की क्लास से तो जुड़े रहेंगे। तो जनगणना जनांकी की विशेषता में जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या का घनत्व और वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीकरण, व्यावसायिक संरचना, जन्म एवं मृत्यु दर और माइग्रेशन प्रवास। ये टोटल 9 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है, 9 कंटेंट में बटा हुआ है। बिल्कुल इसी टेम्पलेट में हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल का सिलेबस बना है। देखो, भौतिक स्वरूप जिसके अंतर्गत स्थिति विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विभाजन और धरातली स्वरूप करके हमने इसको सिलेबस को बांटा है। जलवायु है, मिट्टी संसाधन है, अपवाह तंत्र है, और इसके बाद एज इट इज है सिलेबस, आप देखिए जैसा कि भारत का भूगोल था वैसे ही। वनस्पति वन्य जीव है जिसके अंतर्गत वनों का महत्व, राज्य वन नीति, वन संरक्षण, वन्य जीव प्रबंधन जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व पढ़नी है। खनिज संसाधन बिल्कुल उसी तरह से भंडारण, वितरण, उत्पादन और महत्व। ऊर्जा संसाधन की बात करूं तो यहाँ पर परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत है, कोयला है, तापी विद्युत है, नेचुरल गैस हमारे यहाँ नहीं होने वाला। कृषि है, यहाँ कृषि गलत लिखा गया है, तो कृषि के अंतर्गत, एग्रीकल्चर के अंतर्गत हमें वही चीज पढ़ना है जैसे कृषिगत फसलें, उत्पादन एवं वितरण, खाद्यान्न, दाल, तिलहन, बागवानी और गन्ना, ये सब है। गन्ने का विशेष महत्व है ना हमारे यहाँ। सिंचाई के साधन और उसका महत्व, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि की समस्याएं, कृषकों के उत्थान के लिए राज्य की योजनाएं, कृषि का नियोजित विकास, ये सारी चीज को हमको यहाँ देखना है। इंडस्ट्री के अंतर्गत राज्य में किस प्रकार उद्योगों का विकास हुआ, इसकी क्या संरचनाएं हैं, बड़े, मध्यम, लघु और लघुत्तर क्षेत्र के उद्योग, और वही चीज कृषि, वन और खनिज आधारित उद्योग। सेम टेम्पलेट है, आप महसूस कर रहे होंगे। इसके बाद है हमारा 2 चीज एक्स्ट्रा है इसमें, परिवहन के साधन और पर्यटन, ठीक है। तो ये जो पर्यटन सेक्शन तो हम यहाँ नहीं कराएंगे, तो यहाँ पर जो पर्यटन वाला चीज है वो आपका जो सीजी का मैप की क्लास होगी उसमें कवर हो जाएगा।
जनगणना एवं जनांकीय विशेषताएं के अंतर्गत फिर वही चीजें देखो, सेम टेम्पलेट, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व वितरण, लिंगानुपात, यहाँ पर आयु वर्ग एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, साक्षरता, और यहाँ पर SC/ST पॉपुलेशन को विशेष फोकस किया गया है, अर्बनाइजेशन है, व्यवसायिक संरचना है, जन्म, शिशु, मातृत्व, मृत्यु दर, प्रवास और परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये हमारा एक्स्ट्रा है छत्तीसगढ़ में। तो लगभग सेम टेम्पलेट है, हल्का फुल्का ही ज़्यादा है, कोई खास नहीं है, ठीक है। तो भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल बहुत इजी, और भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी बहुत इजी। ये कंप्लीट आपके प्रीलिम्स में ही करा दिया जाएगा। तो हम देखो, तो हम तैयारी कैसे कराएंगे, जो प्रीलिम्स है और मेंस का सिलेबस है उसको मर्ज करके पढ़ाएंगे, है ना। प्रीलिम्स तो वैसे भी कोई डिफाइन तो करता नहीं अपनी सिलेबस को, तो मेंस का सिलेबस हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये और बात है, जो हमारी फाउंडेशन बैच होगी उसमें जो हमारी आंसर राइटिंग क्लास है उसको थ्योरी के साथ साथ मैं नहीं करा पाऊँगा, उसमें हम MCQs को ध्यान देंगे, और जो थ्योरी इसकी जो आंसर राइटिंग की क्लास है वो एकदम बिल्कुल सेपरेट क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि सेपरेट क्लास में ना हम आंसर राइटिंग का क्लास हो चाहे MCQ, इन दोनों को ना मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। और जो हमारा इसका जो प्रश्न है MCQs का, थोड़ा बहुत हम थ्योरी के साथ कर ही लेंगे, ताकि आपको वो टच देते बने कि क्वेश्चन कैसे आ रहे करके, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस पेपर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पैटर्न में धीरे धीरे ढल रहे होंगे। इसके बाद मेरा पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 होगा, उसके बाद ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।